दोस्तों, पप्पू नावल की एपिसोड नंबर 29 बहुत ही मजेदार, दिलचस्प, आगे जाकर नावल और भी मजे का होने वाला है। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शुक्रिया। 1 घंटे बाद ही मुझे एक खुफिया मकाम पर पहुंचा दिया गया, साथ ही लाइट आर्म्स की ट्रेनिंग फील्ड भी थी। एक पठान इंस्ट्रक्टर मौजूद था। 50 के बेटे का ये इंस्ट्रक्टर बिला का चुस्त और मजबूत था। मुझे एक फौलादी टोपी पहनाकर इसकी एक मियानी जंप थी। मैंने पहनकर सामने से पोजीशन लेकर आगे बढ़ना था। इस तरफ 3-3 फुट की डार्ट्स थी जो लगती तो थी मगर जानलेवा न होती। अचानक मुझे सीटी की आवाज सुनाई दी और साथ ही में कूदकर जमीन पर लेट गया और सामने की तरफ बढ़ा। मशीन गन के साथ साथ अचानक 2 अतराफ से फौजी निकल आए जिन्होंने मुझ पर बौछार खोल दी। मैंने बामुश्किल एक जगह छपकर अपने आप को बौछार से बचाया। सामने से अमजद जलाल और एक कर्नल की वर्दी में लिबास मर्द बावकार अंदाज में चलता हुआ आया। जमीन पर गिरे हुए तमाम फौजी उठे और खड़े होकर इसे सालूट किया, मगर वो मेरी तरफ ही मुतवज्जे था। इसने बड़ी गर्मजोशी से मुझे थपथपाया और बोला, कौन हो तुम? मेरी जगह। जवाब अमजद ने दिया, सर, इंटेलिजेंस का बंदा है। कर्नल बिगड़ कर बोला, किसने इसे इंटेलिजेंस में डाला है? इसे एसएसजी में होना चाहिए। इस किस्म के बंदे को हम कमांडो बना सकते हैं और तुमने इसे फजूल की जासूसियों में लगा रखा है। पीछे से कर्नल अवैस भी इधर आया और बोला, क्या करना चाह रहे हैं? कर्नल अवैस शायद अभी पहुंचा था क्योंकि मैंने इसे पहले नहीं देखा था। शेर दिल मोड़कर बोला, भाला, ऑफ कोर्स मैं हूँ। हमारे बंदे को किस काम में लगा रहे हो? लोकेट हम। ये तो कमांडो बनने के लायक है और तुम इसे जेम्स बॉन्ड बना रहे हो। कर्नल अवैस बोला, ओ जी, कमांडो भी बनवा देंगे। अभी तो इसे सिर्फ आपके पास ट्रेनिंग के लिए लाए हैं, ये रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं है। कर्नल शेर दिल जिद्दी लहजे में बोला, तो यार रेगुलर करवा दो। ये हमारी यूनिफॉर्म में चाहिए, मुझे ये फोर्स में चाहिए। बस तुम जैसे भी करवा दो, मेरे पास भेजो। ये एसएसजी की सतलते सेक्शन में होगा तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि ब्लडी परफेक्ट कलर है? कर्नल अवैस इसे समझाते हुए बोला, भाई, बात यह है कि इसे जनरल साहिब ने खास तौर पर एक अंडरकोर ऑपरेशन में भेजा है। बस ये इसे बना ले तो हम आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। कर्नल शेर दिल अभी भी सख्त नाल था। इसका बस नहीं चल रहा था कि मुझे गुद्दी से पकड़कर अपने साथ ले जाए। वो एसएसजी कमांडोज के ट्रेनिंग विंग का इंचार्ज था। आज की प्रैक्टिस के लिए एसएसजी की फील्ड खाली थी, इसीलिए मुझे यहाँ लाया गया और इत्तेफाक से कर्नल की नजर पड़ गई। वो बादल नखास्ता माना था, मगर फिर भी कर्नल भी समझ लो और जनरल साहिब को भी। हाँ, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। ये बात तुम नोट करो। ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। मेरे कमांडोज फौरी तौर पर बैकअप देते हैं और आज मुझे एक लड़का पसंद आया है तो तुम आनाकानी कर रहे हो। ये तो कोई ही नहीं, तुम किसी और को इसकी जगह भेज दो। कर्नल अवैस बोला, सर, मैं सब जानता हूँ, लेकिन अगर ये ऑपरेशन में अंडरकोर ना होता तो जरूर मैं इसे एसएसजी के हवाले कर देता। कर्नल खराब मॉड में जाते जाते बोला, बट्रेन कौन कर रहा है इसे? कर्नल अवैस बोला, अमजद और नियाजी। कर्नल बोला, नो, तुम ऐसा करो कि सफदर को कहो, इसे कहना कि मैंने कहा है। अपना वदा मत भूलना अवैस। ऑपरेशन के बाद ये लड़का एसएसजी में शामिल होना चाहिए। कर्नल अवैस हंसा और बोला, जो हुक्म सर। कर्नल अवैस और शेर दिल एक ही ओहदे पर फाइज थे, मगर कर्नल शेर दिल कमांडो रह चुका था और अब कमांडोज को ट्रेन करता था। इसने बेशुमार ऑपरेशंस को न सिर्फ हेड किया था बल्कि जवानी में ऑपरेशंस में हिस्सा भी लेता था। कर्नल अवैस यकीनी तौर पर हम मनसब होने के बावजूद इसकी दिल से इज्जत करता था और मरगूब था। शेर दिल बालाकोट साइड का कश्मीरी था और गोरा चिट्टा मजबूत मर्द था। इसकी निगाहें आखिरी वक्त तक मुझे खोद रही थीं। कर्नल अवैस बोला, मैं यहाँ तुम्हारी प्रैक्टिस का बंदोबस्त करवा रहा हूँ। तुम कर्नल शेर दिल की जिद के बाद किसी रिपोर्ट की जरूरत बाकी नहीं रहती। अब तुम अस्पताल का मतलब है कि तुम पास हुए, मगर साथ साथ एक मुसीबत भी तुमने गिले मोल ले ली है। कर्नल शेर दिल तुम्हें एसएसजी में शामिल किए बगैर चीन से नहीं बैठेगा। उन लोगों में से है जो पत्थर को तराश कर फौलाद बनाने का हुनर जानते हैं, इंसान को नाकाबिले शिकस्त बनाते हैं। संगदिल और हित धर्मी इस पर खत्म है। खैर, जो हुआ सो हुआ। सफदर का नाम कर्नल साहिब ने दे दिया है, मानना ही पड़ेगा। ओमे बोला, ये सफदर कौन है? वो हंस कर बोले, कर्नल शेर दिल का दाएं हाथ। ऐसा ट्रेनर है जो बिक्री को शेर का शिकार बना देता है, मगर है वो भी कर्नल शेर दिल की तरह मूडी और जिद्दी। एसएसजी कमांडो है, सिर्फ एक ही जुबान समझता है, मारो आमर जाओ। वापस आए, मुझे मकामी हेड क्वार्टर में ले जाने का वक्त दिया और मेरे कपड़े वापस कर दिए गए। मैं नहा कर निकला तो मेजर शिराज बोला, सुना है जनाब एक नई मुश्किल में फंस गए हैं, एसएसजी वालों की नजरों में आ गए हैं। चलाइए साहिब भी हैं।
वहीं उनके पास ले चलता हूँ। हम रूएस भी में जनरल साहिब के कमरे में दाखिल हुए, जबकि जनरल साहिब बिगले मौड के साथ बोल रहे थे, तुमने इसे शेर दिल के सामने भेजा ही क्यों? अब वो बार बार मुझे ऊपर से कहलवा रहा है कि मैंने एक कमांडो कीलेबर का बंदा इंटेलिजेंस में डाल रखा है। मेजर शिराज अक्कड़ कर्तन कर खड़ा होकर बोला, सर, ये मेरी गलती थी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि आज फील्ड पर कर्नल साहिब का विजिट है। जनरल साहिब बोले, कॉमन सेंस की बात है शिराज, तुमने इसे एसएसजी की फील्ड पर भेजना ही नहीं था। अब फेर दिल अपनी जिद पर यकीन आता जाता ही होगा। खैर, बड़ी मुश्किल से इसे ताला है। अच्छी बात यह है कि इसने मंदिर को जीने का वादा कर लिया है। ये एक अच्छा मौका है कि तुम्हारा मुस्तकबिल कमांडो का भी हो जाएगा, मगर एक अहम मसला भी है कि कमांडो ट्रेनिंग इंसान को नहीं कलम मशीन बना देती है। दुश्मन के लिए ये पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि पप्पू हाईली ट्रेंड है और इस लेवल की ट्रेनिंग सिर्फ कमांडोज के पास होती है। इस बार कर्नल अवैस बोला, सर, मेरा ख्याल है कि पप्पू समझदार है। अगर इसे ट्रेनिंग दिलवाई भी गई तो ये इसे सिंबल के तौर पर छुपा लेगा। जनरल साहिब ने सर हिलाया और बोला, वेल, अगर ऐसा कर सकता है तो अच्छी बात है, वरना बड़ी जल्दी नजरों में आ जाएगा। और बयान किया कर हो अलिफ ये है, वरन जल्दी वो आ जाएगा। और रजा निजामी वाला वाकया किया है? इसका जवाब मेजर शिराज ने दिया, सर, औरंगजेब के करीब पहुंचने के लिए यह जरूरी हो गया था कि रजा निजामी से दुश्मनी मोल ली जाए। जनरल साहिब बोले, ओके पप्पू, वो लड़कियां अब भी मलती रहती हैं ना तुमसे? उनसे इसी तरह मिलते रहो, क्योंकि दुश्मनों को लगना चाहिए कि तुम औरतों के रसिया हो। वैसे ये गलत भी नहीं है, हम फौजी तो इस नेमत से इनकार कर देते हैं। तुम्हारा एक इमेज बना हुआ है, इसे कायम रखो। रूटीन जरा सी चेंज हुई तो लोग खुटक कर उठेंगे। कर्नल अवैस बोला, सर, ये इसे बताने की जरूरत नहीं, इसने किसी परहेज करने की कोशिश ही नहीं की है। जनरल साहिब ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मामूल की जिंदगी गुजारोगे तो किसी को तुम्हारे बारे में शक नहीं होगा और तुम्हारे लिए हमारे लड़कों को बाकाना आसान हो जाता होगा। मेजर शिराज बोला, सर, सफदर कब आएगा? जनरल साहिब बोले, स्टूपिड सवाल है शिराज, तुम शेर दिल को जानते नहीं हो क्या? सफदर बाहर आकर बैठा है, मगर इसे पप्पू से मिला और प्लान सीट करो। मगर याद रहे कि पप्पू एसएसजी के हाथ ना लगे और इसकी रूटीन डिस्टर्ब ना हो, ये सबकी नजरों के सामने रहे। शिराज ने इशारा किया तो मैं इसके साथ बाहर आ गया। बरामदे में एक 505 फुट का बिला और नहीफ सा दाली वाला मर्द फौजी यूनिफॉर्म में बैठा था। इसकी एसएसजी की यूनिफॉर्म से साफ पता चल रहा था कि वही है। सूबेदार मेजर के रैंक का वो फौजी 50 के पीते का था। इसका रंग ईटा सावला था और माथे पर मेहराब का निशान इसके पक्के नमाजी होने का सबूत था। शिराज खुश दिल्ली से इससे मुसाफहा करके बोला, अरे सफदर, बूढ़े हो गए हो यार। वो गहरी नजरों से मुझे देखता हुआ बोला, सर जी, कि कल या उम्र का तकाजा है, यही है जिसके लिए कर्नल साहिब ने सिफारिश की है। मेजर शिराज बोला, हाँ, यही है पप्पू अनवर चौधरी। सफदर, मेरी सोच के बरक्स भी मेरी जसामत का बंदा साबित हुआ था। मैं तो समझता था कि एसएसजी का कमांडो कोई तोप का खतरनाक बंदा होगा, ऐसे मुनसिफ मिजाज बंदे अभी होंगे। हाँ, लेकिन चलने फिरने का अंदाज और पूरी शख्सियत का एक अलग और मजबूत अंदाज था। शिराज मेरी तरफ देखकर बोला, अपू, ये सफदर है, एसएसजी का वो कमांडो जिसने सियाचिन, कारगिल और दीगर कई खतरनाक तरीन मकामात पर इंतहाई मुश्किल ऑपरेशंस में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि उन्हें बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। ये वो बंदा है जिसके हाथों इतने दुश्मनों की मौत लिखी है जितने हमने सोचे नहीं होंगे। ये आजकल जरा बीमार है, इसलिए इसे ट्रेनिंग विंग में भेजा है। मैंने मरगूबीत से हाथ मिलाया और बोला, मुझे फख्र होगा अगर अब से 1% भी कुछ सीख सका। वो बोला, सर, हमारा काम तो अब अफसर लोगों की खिदमत है। अब अगर मुझे सिखाने की खिदमत अंजाम देनी है तो वो मैं दूंगा सर। एक मसला और है कि मुझे दमा है और शुगर की बीमारी है। इसी जून में मैं रिटायर भी हो रहा हूँ। कर्नल साहिब ने सख्ती से हुक्म दिया है कि आपको ट्रेन करूँ, मगर इंटेलिजेंस वालों ने मुझे कहना है कि आपको क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग दूँ। बाकी माउंटेन क्लाइंबिंग, स्नो सर्फिंग, अंडर वाटर कॉम्बैट, हार्ड टेम्परेचर सर्वाइवल और गोरिल्ला अटैक से रोका है। शिराज बोला, इसलिए सफदर के उन चीजों की अभी इसे जरूरत नहीं। सफदर बोला, सर, फील्ड में कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। और शिराज बोला, हाँ, अगर हमारे पास वक्त नहीं है, ये जिस ऑपरेशन पर काम कर रहा है वहां से ये गायब नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि इसके पास वक्त नहीं है, इसे सिर्फ लाइट आर्म्स और कमांडो कॉम्बैट की ट्रेनिंग देने की जरूरत है। सफदर बोला, ठीक है, इसे मेरे साथ एसएसजी की फील्ड पर जाना होगा। शिराज बोला, नहीं,
हमने इसके लिए एक अंडरग्राउंड फील्ड बनाई है, तुम वहां टाइम देना। सफदर ने बादल नखास्ता सर हिला दिया। हम तीनों शिराज की गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में सफदर बोला, किसी तरह 1 महीना तो निकाली सर, इसे 1 महीने के लिए मेरे पास भेज दो। शिराज बोला, यार ये मुमकिन होता तो हम इसे पहले से किसी ट्रेनिंग पॉइंट पर ले जाते। पहला मसला यह है कि इसका ऑपरेशन पर असाइन है, दूसरा ये कि इसकी शनाख्त सख्त खुफिया है, और अगर इसे हम SSG या किसी और महकमे के हवाले कराते हैं तो ये खुफिया नहीं रहेगा। जाहिर है हमारे दुश्मन जान जाएंगे कि ये SSG का कमांडो है, इसलिए हमने इसे महज घोस्ट के तौर पर अपने साथ मिलाया है। क्या तुम घोस्ट को नहीं जानते? सफदर बोला, मैं नहीं जानता जनाब, मैंने खुद कोई मौत के साथ अब पेश किए हैं। वो सन 2000 ऑपरेशन वाला ऑपरेशन भी तो अब लोगों के एक घोस्ट ने किया था। शिराज बोला, अरे हाँ बिल्कुल याद है मुझे। एक बंदा बतौर आर्म्स एक्सपर्ट एक जिहादी ग्रुप के साथ घुस गया, उनको बम बनाना सिखाने लगा। इसने एक अजीज की शादी के लिए उनसे रुख्सत मांगी और उन्हें इत्तला दी कि हमने SSG से राब्ता करके ऑपरेशन का प्लान बनाया, और इसमें सफदर ने कोड दिया। 2 कमांडोज एक साइड से और हमारे घोस्ट ने दरवाजा खिलवाया। सिर्फ 5 मिनट में 6 के 6 दहशतगर्द मारे गए और किसी को गोली चलाने की भी मोहलत ना मिली। सफदर ने उनको कोड दिया था, जिसकी वजह से इस मकान के सामने वाले पर एक खुफिया निगरान तैनात था, जिससे हमारा घोस्ट भी अनजान था। सफदर ने इसे सपाट करके इस तरह उड़ा दिया कि किसी को सिग्नल भी ना दे सका। इस महल्ले और इलाके के लोग इतने सालों बाद भी अनजान हैं कि एक बड़ा कमांडो ऑपरेशन उनके एन पीछे हुआ और किसी मकामी इदारे को कानो कान खबर ही ना हुई। मैं बोला, किया हमेशा इंटेलिजेंस कमांडोज की मदद लेती है? इसका जवाब सफदर ने दिया, नहीं, सिर्फ वही ऑपरेशन हमसे करवाए जाते हैं जिसमें खामोशी और 100% क्लीन अप करना हो, कोई सरवार ना रहे और किसी को पता भी ना चले, वरना लेवीज, पुलिस की इलीट फोर्स, FC और रेंजर्स को इस्तेमाल किया जाता है। मैं बोला, इस खामोशी की वजह? वो शिराज से हर हो गए। शिराज बोला, दुश्मन ने 7-8 लोग भेजे थे, बड़ी कार्रवाई थी, मुझे अचानक ही वो सब लापता हो गए। दुश्मन को उनके लापता होने का पत्ता भी ना चला और इसकी पनागाहों का भी ऑपरेशन हो गया। अगर यही ऑपरेशन पूरे शोर शराबे के साथ किया जाता तो वो 7 लोगों को कमांड करने वाले नायब हो जाते। ये 7 लोग अहम नहीं थे, असल में वो लोग अहम थे जो उनको छुपा रहे थे। उनको ये एहसास दिलाए बगैर कि वो घर आ गए हैं। पता चला तो उन्हें पता चला कि वो खुद ही के लिए हैं। उमे बोला, और वो गोस्ट, वो कहाँ गया? मेजर शिराज बोला, उनको यही बताया और जिताया गया कि वो गोस्ट भी मारा गया। हकीकत यह है कि वो किसी मामूली से हंस पड़े। मैंने मोबाइल देखा तो निगहत की कॉल आ रही थी। मैंने उन दोनों को खामोश होने का कहा और कॉल अटेंड की। निगहत बोली, पप्पू मैंने एक घर देख लिया है, 3 कमरे का फ्लैट है, मगर किराया 15,000 है। मैं बोला, अगर अच्छा है तो डील कर लो और इसके लिए जो भी फर्नीचर वगैरह चाहिए वो लेकर सीट करवा लो। कोशिश करो कि कल तक तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। इसकी तमाम पेमेंट के लिए मेरे पास मेरिट भेज देना। इस काम से फारिग होकर मैं शिराज से बोला, मुझे नहीं चौक कर उतार दो, मैं टैक्सी ले लूंगा। शिराज ने गाड़ी एक चौक पर रोकी और मुझे उतार दिया। कुछ दूर चलने के बाद एक रिक्शे के जरिए होटल पहुंच गया। मैंने रात का खाना मंगवाया और खाना मुकम्मल करने के बाद औरंगजेब से राब्ता किया। वो चंद इधर उधर की बातों के बाद बोला, तुम इस मारा को किए इस्तेमाल किया? मैं बोला, ऐसा है अंकल के हमसे एक भूल हो गई है जो कि जवानी में हो ही जाती है, अब हम इसका खमियाजा भुगतने को तैयार हैं। वो बोला, तुमने जानबूझकर इसे फंसाया ताकि मुझ तक पहुंच सको और मुझे ब्लैकमेल कर सको? मैं बोला, अगर है तो अब ब्लैकमेल होते नजर तो नहीं आ रहे। खैर अंकल, बात सीधी सी है, ना मैं दूब का दूल्हा हूं, ना अप और ना ही अप की बेटी। इस क्लास में ऐसे उफ्र होना कोई मना बात नहीं है। शहर में मीनारी की एक दुकान चला रहा होगा, एक नए नाम और पहचान से। गोस्ट की पहचान इतनी खुफिया रखी जाती है कि ऑपरेशन के वक्त कमांडोज को भी इसका नाम आ पता नहीं दिखाया जाता, बस वो अपना काम करके वहां से निकल जाता है। महीनों इसे अंडरग्राउंड रखा जाता है और फिर कहीं सीटल किया जाता है। इस ऑपरेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं और ना ही फौज में इस घोस्ट का कोई रिकॉर्ड। वो आज कहाँ है ये कोई नहीं जानता। घोस्ट का कोई नाम नहीं होता और कोई चेहरा नहीं। ओमे बोला, मगर मुझे तो सब जानते हैं। शिराज बोला, तुम घोस्ट नहीं हो बल्कि अंडरकोर हो, एक किस्म के घोस्ट, मगर तुम्हारा मुआमला मुख्तलिफ है। तुम्हें बगैर तुम्हारी असली शनाख्त को तब्दील किए अपने साथ मिलाया गया है। सफदर बोला, अगर कभी इसका राज खिल गया फिर? शिराज हंसकर बोला, तो फिर अव्वल तो ये जिंदा नहीं रहेगा, 2 मगर बच गया तो इसे कोई चॉइस नहीं होगी सिवाय इसे SSG को देने के। आप फिर यकीनन इसे खिलकर कमांडो बनना पड़ेगा। आप फौज में कोई काम दिया जाएगा? सफदर बोला,
इसके पास और कोई चारा नहीं, आ तो मन अपने बिरादर के पास चला जाए, वरना बाहर की दुनिया में तो जिस का राज खिल जाए वो बामुश्किल कुछ दिन ही जिंदा रह पाता है। उमेश बोला, यार तुम लोग मेरी मौत को यूं डिस्कस कर रहे हो जैसे ये कोई लतीफा हो। गैरत छोटे लोगों का सर दर्द होती है, हमारा नहीं। काम की बात करते हैं, शादी जल्दी कीजिए और फिर इलेक्शन में अपनी बेटी को असलम कुरैशी की सीट से खड़ा होने दीजिए। वो बोला, इतने बड़े धोखे के बाद मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मैं बोला, अंकल जी, भरोसा तो मुझे भी अब जैसे सियासतदानों पर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हम आज एक होने जा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारे मुफादात एक दूसरे से वाबस्ता हैं। बाकी ना आपको मुझसे कोई उल्फत ना मुझे अब से लगाओ। वो बोला, इस बात की क्या गारंटी है कि असलम कुरैशी के खानदान की कोई और औरत आ मर्द इस सीट पर कब्जा नहीं जमाएगा? मैं बोला, जब बादशाही मारा जाए तो बाकी पे मार का मैदान बन जाता है, अब देख लेंगे सब सीट हो जाएगा। वो बोला, ठीक है, आज रात एक पार्टी है, तुम आना चाहो तो आ सकते हो। मैं बोला, जरूरत तो नहीं चाहता हूँ, अगर अब मुझे मुतारफ करवा दे तो। वो बोला, नहीं, मैं काम सिर्फ अपने लिए करता हूँ, ये मैं जान चुका हूँ। मैं ड्राइवर और गाड़ी भेज दूंगा। रात के 11 बजे मुझे नीचे से कॉल आई कि कोई मुझे लेने आया है। नीचे एक सिया मर्सिडीज मौजूद थी जो मुझे शहर से बाहर एक फार्म हाउस में ले गई। इतनी शदीद डांसेस में भी यहाँ ऐसी रौनक थी जैसे मौसम बिहार का मंजर हो। सामने लान में बारबेक्यू था, एक म्यूजिक सिस्टम पर तेज गाने बज रहे थे। खूबसूरत मॉडर्न लड़कियां उन गानों पर थिरक रही थी। उनके साथ मदहोश होने वाले शहर के बड़े बड़े शुरफा थे। मुझे औरंगजेब का ड्राइवर एक तरफ ले जाता रहा। मुझे लान की बजाय अंदर की तरफ एक लाबी में ले जाया गया जहां एक शराब का बड़ा बार था और महंगी शराब पी जा रही थी। औरंगजेब 4-5 बड़े ब्यूरोक्रेट्स और सियासी चेहरों के साथ खुशगप्पियों में मशगूल था। मुझे देखकर गर्मजोशी से उठा और बोला, बीलू मेरे नाम है। अपो जिसकी मैं बात कर रहा था। इस वक्त वेटर मुख्तलिफ अकसाम की शराब की एक ट्रे मेरे पास ले आया। औरंगजेब बोला, लो भाई पप्पू, अपना गिलास उठाओ। मैंने हाथ के इशारे से मना कर दिया और वेटर से बोला, मुझे सिर्फ फ्रेश जूस का एक गिलास चाहिए और अगर इसमें भी शराब की आमेजिश हुई तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। एक आदमी बोला, की बरखुरदार, तुम शराब नहीं पीते आज कोई खास? ये आदमी तारुफ के बाद पता चला कि कैबिनेट मिनिस्टर है। इसका नाम नूर शेख था। मैं बोला, ऐसा है कि मुझे किसी का भी आदी होना पसंद नहीं, इसीलिए ये आदत पाली ही नहीं। वैसे भी अपने काम के लिए जरूरी है कि जिस्म तंदुरुस्त रहे और दिमाग चुस्त। दूसरा आदमी बोला, कम अज कम साथ देने के लिए तो पी लो, किसी की खुशी के लिए ही। ये एक अहम वफाकी महकमे का जनरल सेक्रेटरी था। इसका नाम काशिफ था। सख्त लुफताइब आदमी था। मैं बोला, मैंने सिर्फ अपने आप को खुश करना सीखा है। अगर कुछ देने दिलाने का इरादा है तो। मैंने हाल में नजरें जुमाई और सामने मुझे कई हुसैन लड़कियां मुख्तलिफ मर्दों के साथ बातों में मशगूल नजर आए। मैंने उधर इशारा करके कहा, तो वहां से कुछ शबाब मंगवा लिया जाए। तो उनमें एक बंदा हंस कर उठा और बोला, हूँ शराब इसे परहेज और शबाब से कोई परहेज नहीं। मैं बोला, शराब का शगल इंसान की अपनी मर्जी है, मैं कुदरत से महाज आराई नहीं करता। वो हाथ बढ़ाकर बोला, मैं फजल खान हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री से। ओ मैंने हाथ मिलाकर बोला, मैं पप्पू हूँ। वो बोला, काफी मुख्तलिफ तारुफ है। मैं बोला, मैं इंसान भी बहुत मुख्तलिफ हूँ। अब की बार एक संजीदा मगर जवान और ताकतवर दुखने वाला मर्द बोला, मुझे जैगम कहते हैं, मैं फॉरेन उफरस से हूँ, तुम्हारे बारे में आजकल खूब सुन रहे हैं। उमे बोला, मुझे यकीन है कि ये अच्छा होगा, तभी तो इस दावत का हिस्सा बना हूँ। वो बोला, तुमने रजा निजामी को गोली क्यों दी? मैं लापरवाही से कंधे उचक्का कर बोला, बस मेरा दिल चाहा, मैंने मार दिया। वो बोला, इसका अंजाम नहीं सोचा? मैं बोला, अगर अंजाम सोच कर काम करने वाला होता तो मैं यहाँ ना होता। मैं वही करता हूँ जो दिल चाहता है। अंजाम की परवाह वो करते हैं जिन्हें अंजाम का पता नहीं होता। हम सब का अंजाम मौत है तो डर कैसा? वो बोला, तुम हमारे लिए किया कर सकते हो। मैं बोला, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, जो करूँगा अपने लिए करूँगा। अगर आपका कोई मुफाद मेरे हक में भी फायदा मंद हो तो मैं इसे करने को तैयार हूँ। वो बोला, इतनी कट्टर खुद मुख्तारी के लिए एक कमांडो बहुत नहीं होता। मैं बोला, मुझ जैसे लोगों की जिंदगी ऐसे नहीं चलती, अपनी तो मैं अपनी मर्जी से गुजारेंगा। इस बार काशिफ शराब से लबरेज लहजे में बोला, तुम शायद हमारी अप्रोच से वाकिफ नहीं हो बरखुरदार, हमें ये अक्सर मत दिखाओ, हम किसी को भी झुका सकते हैं, समझे? मैं हंसा और बोला, मुझे ऐसी वाकिफियत हासिल करने का कोई शौक नहीं जो मुझे अपना मुर्गी करने से बाज रखे। मेरे लिए अब 4-5 लोग हैं, हो सकता है कि कभी अब में से कोई मेरे किसी काम आ जाए।
वरना मुझे आपके चेहरे भी याद रखने की जरूरत नहीं। काशिफ तब कर बोला, बहुत घमंड है तुम्हें अपने आप पर। हम चाहें तो तुम्हें चींटी की तरह मसल दे, तुम्हारी किया औकात है हमारे आगे। मैं इसका मजाक उड़ाते हुए हंसकर बोला, गोली खाने से पहले रजा निजामी भी कुछ ऐसी बातें कर रहा था। देखो मिस्टर, मुझे तुम्हारी तरह बाल्की मारने की आदत नहीं, मगर इतना कहूंगा कि अगर किसी में दम है तो अपना ये दावा आजमा कर देख ले। मेरा नाम खुला चैलेंज है। इस वक्त एक आदमी जो अब तक शराब के पियाले को छाए हुए था उठकर बोला, चुप, जवाब दे। थाम उठकर, साला कब से बकवास किए जा रहा है? तुम लोग क्या बकवास सुन रहे हो? इसे मेरे हवाले करो। औरंगजेब ने इसे ठहराया और बोला, तुम बैठो कुश्ती खान, अगर बख्शी खान का भाई है तो लड़के को छेड़ रहे हो। तुम बैठो। इसका नाम मैंने जेर लब दोहराया और हंसा। हा, रईस बख्शी खान, सुना है तुम्हारा गिरोह पिछले दिनों कुत्ते की मौत मारा गया। ये बात सुनते ही वहां मौजूद तमाम लोग बुरी तरह चौंक उठे। यकीनन ये खबर ना मीडिया को थी ना किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को। ऐसे में मुझे ये बात कैसे मालूम थी? सब इससे बुरी तरह चौंक गए। रईस बख्शी खान शराब के नशे में हकलाते हुए बोला, तुमको कैसे मालूम? मैं खुश दिल्ली से बोला, अरे मैंने ही तो मारा है उन्हें। रईस बख्शी खान का रंग जर्द पड़ गया। वो बोला, वो तुम थे? पर क्यों? वो तो। मैं बोला, बस हिरामजादू ने मेरा मजा कर लिया। अच्छा भला मैं वीराने में मौज करने के मौज से गया था कि सालों ने बंदूकें तान ले तो उन्हें। इस बार जैगम बोला, तुम सच कह रहे हो? मैं बोला तो है, फारसी में बोल रहा हूँ क्या मैं? जैगम बोला, वहां एक लड़की भी थी। मैं बोला, हाँ। अब इसका पता चल गया है इस गिरोह को कि तुम किया। काशिफ का नशा अब काफी हद तक थम गया था। वो बोला, क्या सबूत है कि ये काम तुमने ही किया था? मैं बोला, पहला सबूत ये उनके सामने मैंने ही एक बंदे को अलाया था। दूसरा सबूत, अभी अपने बुंदों को बिलवाओ और 10-12 और मेरे हाथों मरवा के देख लो। लाइव टेलीकास्ट और एक्शन रिप्ले हो जाएगा। जैगम बोला, तुमने बताया नहीं कि तुमने उन्हें क्यों मारा? मैं बोला, बताया तो है। उन्होंने मेरा रास्ता रोका, मुझे अगवा किया, मेरी इस रात की साथी तर हाथ साफ करने की सोची। अब मैं इस हद तक गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त करता? सो मैंने मार दिया। रईस बख्शी खान बोला, तुमने पुलिस किसी को बताया तो नहीं? इस बात पर सभी ने इसे घोर कर देखा। मैं बोला, लगता है शराब ज्यादा हो गई है। अगर बताया होता तो जुर्म में मैं अंदर होता। वैसे भी 2-4 ऐसे कीड़े मकोड़े तो रोज मेरे हाथों मरते हैं। अब मैं उनका किया हिसाब रखूं? रईस बख्शी खान के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया और वो बोला, ठीक है, पार्टी में आए हो, एंजॉय करो। वापसी पर औरंगजेब साहिब को नहीं, होटल पहुंचा देंगे। मैं दोहा से एक तरफ गया और अपने सामने एक गिलास मंगवा कर जूस डलवाया। इसी वक्त एक निहायत खूबसूरत लड़की पहली बार मेरी नजरों में आई। मैंने इसका बगौर जायजा लिया। इसने जानबूझकर खड़े होने का ऐसा पोज अपनाया कि इसके जिस्म का तमाम लोच मुझ पर वाजे हो गया। इसने लंबी फुट मैक्सी पहन रखी थी जो इतनी बारीक थी कि बुरा और पैंटी बना किसी खास वक्त देखी जा सकती थी। मैं बोला, मैं मौलवी नहीं हूँ मगर जहर से मरना भी नहीं चाहता। मरना है तो इंसान गोली खाकर मरे। जवानी में मरने का लुत्फ ही अलग है। वो बोली, हूँ खासे दिलचस्प आदमी है। अब इस महफिल में होते हुए भी इसका हिस्सा नहीं लगते। अब मैं बोला, हाँ, मैं इसका हिस्सा नहीं। मुझे ये शोर शराबा नाच गाना पसंद नहीं। वो एक अदा से बोली, अच्छा तो क्या पसंद है जनाब को? मैं इसके करीब जाकर बोला, खामोशी और जवानी। वो बात सुनकर गुरबला सी गई। इस पार्टी में लोग नशे में गंदे अलकाबात से भी नवाज रहे थे। साफ नंगे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे थे। न जाने क्यों मेरे उन 3 अल्फाज से वो लड़की कंफ्यूज हो गई। वो बोली, उन तीनों में जवानी की। इसने अपने पर्स से एक कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया जिसमें इसका नाम और नंबर दर्ज था। मैंने कार्ड पर इसका नाम पढ़ा और बोला, फरीना कमाल, मैं पप्पू अनवर हूँ। इस कार्ड की जरूरत नहीं, ना ही किसी ताल्लुक की। अगर कभी मुझे अब की कमी महसूस हुई तो मैं ढूंढ निकालूंगा। इस कार्ड के लिए शुक्रिया। वो बोली, मगर अब मुझे कांटेक्ट कैसे करेंगे? मैं बोला, कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं मिस फरीना, मुझे लड़कियों की जरूरत बिस्तर पर पलती है मगर मैं अपना शिकार खुद करता हूँ। मैंने गिलास होंठों से लगाकर रुख फेर लिया। इसका तिलमिलाता चेहरा में बना देखे भी महसूस कर सकता था। वो चली गई तो औरंगजेब बोला, चलो वापस चलते हैं। हम गाड़ी में बैठ गए तो इसने ड्राइवर से कहा, तुम उतर जाओ, दूसरी गाड़ी में पीछे आओ। ड्राइविंग सीट मैंने संभाल ली और बाकी सिक्योरिटी गाड़ियां पीछे आने लगे। वो बोला, पप्पू, हमने कभी भी रईस बख्शी खान को पनाह नहीं दी, ये कैसे हुआ? मैं बोला, तफसील वही है। उन्होंने मुझे रोका और मैंने उन्हें ठोंका।
वो बोला, रईस बख्शी खान तो किसी एजेंसी का मुलाजिम था और इसीलिए यहाँ रुपोश था, और भी हम पीसीबी के साथ थे। जब उनके आदमियों ने इस रात इत्तला दी थी कि उन्होंने रोड से एक मर्द और औरत को एक महंगी गाड़ी के साथ उठाया है, औरत के साथ वो किया सलूक करते वो हम सब समझ सकते हैं। मर्द को डरा कर पूछा जाता कि वो तावान अदा कर सकता है या नहीं, मगर उन्होंने पलट कर राबिता ही नहीं किया। वो बोला, ये बात मैं उनको समझा दूंगा, अब तुम एक बात सुनो, ज़ैहम हमारा खास साथी है, अब वही तुमसे राबिता करेगा, वो जो कहे तुम वो करोगे। मैं बोला, नहीं, वो जो कहेगा मैं बस सुनूंगा, करने ना कराने का फैसला मेरा अपना होगा। वो खामोश हो गया। मेरा होटल आ गया था, मैं उतरकर अंदर चला गया। इसी वक्त एक वेटर गुजरते हुए हल्का सा मुझसे टकराया और एक पर्ची मेरी जेब में डाल दी। मैंने बड़ी खामोशी से एक कोने में जाकर पर्ची निकाली और पढ़ी। होटल रोम बगुड है, ये बेली मैनेजमेंट की तरफ से थी। मेरी गैर मौजूदगी में शायद मेरे रूम में खुफिया माइक और कैमरे लगाए गए थे। ये यकीनन इंटेलिजेंस से रफ से था। मैंने पर्ची एक साइड में डाल दी और ऊपर अपने रूम में जाकर दाखिल हो गया। कमरे में जाकर मैं कोई दूसरा काम किए बगैर शावर लिया और सो गया। मैं सुबह नाश्ते से फारिग होकर एक ईद पर गया जहां इसने केओलरी ग्राउंड का पत्ता दिया था। वहां 10 बजे तक पहुंचना था। उधर इधर की सारी बातों के बाद मैंने नादिया को कॉल की, इसी तरह इस्मारा को कॉल की और इससे भी चंद बातों के बाद कीसो से राबिता किया और बना इसका नाम लिए पूछा कि असलम कुरैशी के इस किराए के कातिल का कुछ पता चला। इसने जो कुछ कहा इसका लब लुबाब यही था कि अभी कोशिश जारी है। इस जगह पर उन सब की लाशें मिले, बिल्कुल वैसी जैसी तुमने बताई। हमने खुद इस जगह की बड़ी बारीक बीनी से तफ्तीश की और पता चला कि वहीं किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं किया गया। ये काम बाहर से नहीं हुआ बल्कि अंदर से ही हुआ, यानी ये तमाम कारनामे इस मर्द और औरत के हाथों हुए। यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी की वजह बना कि ऐसा कौन सा मर्द है जो सके बंद पेशावर डाकुओं को इतनी आसानी और सफाकी से खत्म करके चलता बना। वहां तुम्हारे इस औरत के जख्मी होने तक के निशानात ना थे। खून के तमाम सैंपल उन्हीं के थे। मौत की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन सब की मौत करीबन एक साथ हुई, यानी ये कार्रवाई चंद मिनटों में हुई। ये बात तो हम जानते थे कि तुम मामूली इंसान नहीं हो, मगर इतने सफ़ाक कातिल भी हो सकते हो, ये हमें मालूम नहीं था। खैर, इस बात से हम सबको एक ही बात खटकती है, तुम्हारी खुद मुख्तारी। में बोला, अंकल एक बात समझ लीजिए कि मेरी ये खुद सरी ही है जो मुझे कुछ भी कर गुजरने पर मजबूर करती है। और वैसे भी आप लोग मुझसे कोई ऐसा काम तो लेने वाले नहीं जो ज़ाब्ता अखलाक के दायरे में आता हो। मुझे अब की शराब की महफिलों में उठने बैठने का शौक नहीं। मुझे बस काम बताया जाए और अगर मुझे लगा कि ये काम मेरे मिजाज के मुताबिक है तो मैं करूँगा, वरना नहीं। कोई मुझे मजबूर करने की कोशिश ना करे। मुझे उनमें किसी को जान से मारने के लिए एक लम्हे की भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। मैं तैयार होकर रोम से निकला और गाड़ी में बैठ कर केओलरी ग्राउंड की तरफ जाने लगा। मुझे यकीन था कि वहां मेरे निकलने का कोई इंतजाम इंटेलिजेंस वालों ने कर ही रखा होगा। अभी मैं ओही सिग्नल दूर गया था कि अचानक एक राह चलती लड़की से 2 मोटरसाइकिल सवारों ने पर्स छीन लिया। उधर लड़की ने भी पर्स पकड़ने की कोशिश की, मगर इस कोशिश में वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और सड़क कर गिर पड़ी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे बचाया और मेरी गाड़ी का बम्पर फुटपाथ से जा टकराया। मैं उजलत में उतरा और इस लड़की की तरफ भागा। वो अभी भी औंधे मुंह पड़ी थी और उठने की कोशिश कर रही थी। मैंने भागकर इसे सहारा दिया। इसके हाथों पर खराशें आई थी और शायद गतने भी छल गए थे। वो सिसकियां भरती उठी तो इसका मुंह उठाकर देखा। मैं एक लम्हे के लिए सुन्नी हो गया। मेरे सामने निहायत हुसैन और खूबसूरत लड़की मौजूद थी जिसकी नीली आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। सर्दी की वजह से इसकी नाक सुर्ख हो रही थी और जिस्म कपकपा रहा था। पीछे कुछ लोग भी शरीक थे और कई नजदीक आकर पूछने लगे कि सब खैरियत है या नहीं।